जी। चलिए, अश्रुतपूर्वा.com पर मैं हूं राजेश्वर वशिष्ठ। जैसा कि आप जानते हैं, अश्रुतपूर्वा.com आपके लिए कहानियां हैं, कविताएं हैं और बहुत सारी सामग्री हम अपने .com पर, अश्रुतपूर्वा.com पर आपके लिए रखते हैं। हमने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम अश्रुतपूर्वा.com पर जो नए संग्रह आ रहे हैं कविताओं के, उनके कवियों को आमंत्रित करें और एक चर्चा करें। तो वैसे तो ये लाइव चौथा प्रोग्राम है अश्रुतपूर्वा का, लेकिन पुस्तक चर्चा के रूप में ये हमारा पहला कार्यक्रम है। आज मेरे साथ एक कवियत्री जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लिली मित्रा हैं। लिली मित्रा की एक पुस्तक, एक कविता संग्रह अतृप्ता बहुत प्रसिद्ध हुआ है, चर्चित हुआ है। उस पर अनेक लोगों ने समीक्षाएं लिखी हैं और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा उस संग्रह को लेकर बनी। लिली अतृप्ता की भूमिका मैं अतृप्ता में लिखती हैं, एक रचनाकार हर किसी के मन में दुख का होता है। एक रचनाकार हर किसी के मन में दुख का होता है और प्रत्येक व्यक्ति को समय, अवसर, प्रेरणा, प्रोत्साहन आदि नहीं मिल पाता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति रचनाकार नहीं बन पाता। तो मैं कहूंगा कि लिली को प्रेरणा भी मिली, अवसर भी मिला और प्रोत्साहन भी मिला, और इसका परिणाम ये है कि अतृप्ता जैसा सुंदर, महत्वपूर्ण संग्रह लेकर लिली हम सबके सामने आई है। लिली, मैं आपका अश्रुतपूर्वा.com पर स्वागत करता हूं। आज आप हमारे बीच हैं और हम आपके इस संग्रह पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। आ, चलिए चलिए, मैं बस तुम्हारे धन्यवाद की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम धन्यवाद कहो तो मैं सवाल दाग जी। दूं। बिना धन्यवाद सुने सवाल दागने में मजा नहीं आता। मुझे ये बताओ, आमतौर पर जो कवित्रियां, स्त्रियां लेखन करती हैं, सीधे सीधे इस समय उसे स्त्री लेखन, और तुमने भी अपने संग्रह में आ, कुछ लिखा है जिसे मैं पढ़ रहा हूं। नारी, विशेषकर भारतीय नारी, मेरे चिंतन और कल्पना में अपने आधुनिकतम रूप में संवरती रहती है। नारी शोषण, नारी प्रताड़ना आदि सामाजिक समस्याएं और चुनौतियों को पीछे धकेल मेरे मनोभाव नारी मन की गहराई की ओर भागते हैं। नारी मन को समझे बगैर नारी को समझना कठिन है। आपने जो स्टेटमेंट दिया है, इसे आप किस तरह जस्टिफाई करें? सर देखिए, जो भी बाकी जो बातें हैं, प्रताड़ना है, नारी नारी उत्पीड़न है, शोषण है, वो सब तो सर बाद में आता है। ये हमारा मन है, हमारे मन की जो दुनिया है वो आती है, और वहीं से सच संवर कर एक नारी नारी अपने संपूर्ण रूप में बाहर निकल के आती है। तो पहले उसका जन्म होना बहुत जरूरी है। तो जो उसके मन का जो आंतरिक संसार है, जो उसकी दुनिया है, वो क्या सोचती है, वो समाज को अपने बिंदु पर खड़े होकर किस तरीके से देखती है, इस तरीके की जो संकल्पनाएं हैं वो पहले उसके मन से ही उपजती हैं। फिर जब वो इन सब को लेकर बाहर आती है, समाज में कदम रखती है, उसके बाद इस तरीके की जो आपने बातें बोली, विकृतियां हैं, उसे वो फेस करनी पड़ती है। ये तो बहुत सही और माकूल जवाब आपने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अनुमान लगभग गलत होता चला जा रहा है। गलत इस तरह से होता चला जा रहा है, मुझे लगता ये है कि तुम तो राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट हो, एक गृहिणी हो, बच्चों को संभालती हो, घर को संभालती हो, और इन दिनों एक वेबसाइट से भी जुड़ी हो, उसके काम में भी लग गई हो। तो मैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूछना चाहूंगा तुमसे, थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताओ ताकि मैं समझ सकूं कि ये जो एक बहुआयामी लिली मेरे सामने,
पिछले कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारे नृत्य का एक वीडियो भी देखा। तुम ब्लॉग भी लिखती हो, तुम बच्चों के लिए भी लिखती हो। तो थोड़ा सा परिचय, जिस लिली को मैं देख रहा हूँ, जो लिली मेरे सामने है, उसके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालो। बताओ किस तरीके से तुमने ये साहित्य तक आने की यात्रा को पूरा किया। सर बहुत ही घरेलू परिवेश से हूँ। घरेलू परिवेश हम्म, उसमें कह रही हूँ कि मैंने अपनी माँ को इस तरह के से बहुआयामी मतलब मैंने देखा है अपनी मम्मी को। उनकी जी। भी रुचि पढ़ने में बहुत थी और वो बहुत फास्ट रीडर थी। किताबें पढ़ना और हम्म, फ़िल्में देखना उनका मतलब हम्म, बेहद पसंदीदा काम था। मतलब उनको उस चीज़ का लोभ दिखाकर आप उनसे कोई भी काम करवा सकते थे। तो किताबों की भी बेहद शौकीन वाह। थी और घर का काम भी वो हम्म, उतनी ही निपुणता से करती थी। घर का काम, बाहर का हम्म, काम, हम लोगों को संस्कार दे मतलब संस्कारित करना अच्छे से मतलब ध्यान रखना कि हम लोग सही दिशा बिल्कुल। में जा रहे हैं कि नहीं। हम 3 भाई-बहन हैं और मेरे पिताजी हम्म, रेलवे में काम करते थे और मेरे पिताजी को हम्म, बांग्ला साहित्य, हिंदी साहित्य एवं इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। मेरी ये बदकिस्मती है हम्म, कि मैं बांग्ला नहीं पढ़ पाई क्योंकि हम्म, बचपन मतलब मम्मी-पापा दोनों ही यूपी में रहते थे। वैसे हम लोग बंगाली हैं, हम्म, प्रवासी बंगाली कह सकते हैं हम लोगों को। तो यूपी में जी, जी, मेरी जी। परवरिश हुई, पढ़ाई-लिखाई शुरुआती सब कुछ वहीं से हुआ इसलिए हिंदी मतलब एक रक्त की तरह से मेरी नसों में बहती है। बांग्ला ठीक है हम लोग बोलते हैं बट बोल लेते हिंदी हैं, से हाँ, घर ज़्यादा में जुड़ाव बोलते हैं। रहा है और घर में पढ़ने का माहौल हम्म, शादी से पहले भी था और शादी करके जब मैं अपने ससुराल आई हूँ, तो यहाँ पे भी हम्म, पढ़ने का माहौल मुझे दिखा है। मेरे फादर इन लॉ बहुत पढ़ते थे। बंगला साहित्य, इंग्लिश हम्म, साहित्य वो मैं उनको हमेशा देखती थी। और रविंद्र संगीत मतलब बंगला संगीत का जो की तरफ जो मेरा रुझान हुआ है वो शादी के बाद हुआ है। अब मुझे लगता है कि मुझे बांग्ला भी पढ़नी चाहिए और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हम्म, उसको भी पढ़ूँ। तो सर ये सब मैंने अपने घर से ही देखा है और अंतर्मुखी रही हूँ तो मेरे ज़्यादा दोस्त कभी नहीं बने और हम्म, उसके बाद जब मैं फ़ेसबुक से जुड़ी हूँ, साहित्य जगत के इन जो साहित्य के जो साहित्यिक ग्रुप हैं, उनसे मैं जुड़ी। वहाँ पर आके जब मैंने देखा कि लोग कविताएँ लिख रहे हैं, दोहे, छंद मतलब कितनी विधाओं में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो मुझे बहुत ही रोचक लगता था। मैं कहा अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, हम्म, ये है और इस तरीके से एक अभिव्यक्ति के लिए मंच भी है, यहाँ पे लोग सराह रहे हैं। तो वो सब मुझे बहुत उत्साहजनक मतलब मुझे बहुत उत्साहित किया उस चीज़ ने। और बाकी रही नृत्य वाली बात, बेकिंग वाली बात अ, ये सब आता गया धीरे-धीरे। मैंने कभी कुछ मतलब कुछ अपने अलग से कुछ प्रयास नहीं किया उसके लिए। अब संगीत के नृत्य के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मेरे दोनों बच्चों को लेकर मैं जाती थी। अ, उन वो बड़ा वाला बेटा गिटार सीखता था और छोटा वाला कैसियो सीखता था। तो वहाँ मुझे 1 घंटे बैठे रहना पड़ता था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कथक हम्म। सिखाया जाता है। तो कथक सीखना अरे मुझे वाह। बचपन से मेरा बहुत मन था। बट पापा ऐसे स्टेशनों पे हम्म, पोस्टेड होते थे वहाँ पे इस तरीके का कोई मुझे संस्थान कभी मिल नहीं पाया। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया मैंने अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करवा लिया और पूरे 5 साल हम्म। मैंने कथक का जूनियर लेवल वाला कोर्स किया और छोटे-छोटे बच्चों अरे के वाह, साथ। बहुत बढ़िया। मतलब हम्म, मेरे बच्चों से भी छोटे बच्चे वहाँ पे सीखते थे। मैं उनके साथ डांस सीखती हम्म। थी। तो वो भी मैंने किया और बहुत सारा काम था मतलब वो सब क्या मैं बताऊँ। तो ये एक झलक चलिए, है मेरे जीवन की। तुम्हारी 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 पृष्ठभूमि से ये स्पष्ट हो जाता है कि माता पिता की ओर से और विवाह करने के बाद जब यहाँ आप अपने इन लॉज के यहाँ आए, दोनों जगह आपको ऐसा माहौल मिला जहां साहित्य और कला को पनपने की संभावनाएं थी जी। और ये सारी चीजें तुम में विकसित हुई। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है।
तुमने अभी जैसे बताया कि फेसबुक से तुम जुड़ी, तो वहां कई विधाओं की चीजें उपलब्ध थी। कोई दोहे लिख रहा है, कोई गजल लिख रहा है, कोई जी कविता लिख रहा है, और तुम्हारे भी इस संग्रह को मैं देखता हूं तो इसमें कई सारे प्रयोग हैं। कहीं गीत जैसा भी कुछ दिखाई देता है, कहीं गजल जैसा भी कुछ दिखाई देता है, और कविता तो अपने आप में है ही। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस लेखन को तुमने गंभीरता से कब कब तुम्हें लगा कि अब मुझे तरीके से लिखना चाहिए, छोटी मोटी दो चार लाइनों से बात नहीं बनेगी, अब मुझे अपने मन की बात कह। सर, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई, मैं सुन नहीं पाई आपका प्रश्न। अंत में आपने क्या बोला, हाँ कब आपने? हाँ, अच्छा, प्रश्न मेरा ये था कि तुमने फेसबुक पर बहुत कुछ लोगों को लिखते हुए देखा, विभिन्न विधाओं में लिखते हुए देखा, तो तुम्हारे मन में गंभीरता से ये बात कब उत्पन्न हुई कि मुझे कविता लिखनी चाहिए? सर, लिखने का तो गंभीरता वाली कोई चीज थी नहीं। कमाल है, तुम्हारा संग्रह आ गया और तुम कहती हो गंभीरता की कोई बात नहीं। सर कोई सही खेल बात, खेल में मतलब संग्रह तो नहीं आते भाई। खेल खेल वाली बात नहीं थी। मतलब ये था कि मैं देखती थी और देख के ना, हम्म उन लोगों को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके कविताओं के भाव पर जब मैं जाती थी तो मैं एकदम से मोहित हो जाती थी कि वाह क्या लिखा है। और सब कुछ अचानक से आया मेरा। मतलब मैंने जो आपको पहले भी बोला कि कुछ मैंने अलग से प्रयास नहीं किया इसमें। ये जो गीत है, तो जब मैंने इसको लिखा, जब हम्म जब मैंने इसको लिखा तो मुझे ये नहीं पता था कि ये मैंने गीत लिखा है। हम्म। एक और मेरी आदत छोटेपन से थी कि ये ना अपने मन से धुन बनाने वाली। वो काम करते अरे करते ना वाह। कुछ भी मन में आता था, मैं उसको अपने हिसाब से उसकी धुन बना के गाती थी। और एक मेरी डायरी है, अभी भी है मेरे पास। बहुत छोटी थी तब से, मेरा मतलब 6-7 की बात रही होगी। तो गार्डन था, वहां पे गुलाब हम्म के पेड़ों के पास नाच नाच के अपने मन से ही गाने बना के मैं उसको करती थी। तो ये बेसिक हम्म जो चीज है ना, ये शायद ये जो सॉफ्टवेयर है वो इनबिल्ट शुरू से ही था। तो सर, ये जो विधाओं में भी अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ गीत जैसा है, तो वो मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मुझे गीत लिखना है। वो अपने आप वो भाव आया और वो लिख गया। और जहां तक लिखने वाली बात है, मेरे सामने से ना कोई पिक्चर सी ड्रॉ होती है, वो पिक्चर को मैं अब शब्दों में उसको लिख देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं किसी विषय पर सोच रही हूँ और उसमें मुझे ये चीज करनी है, ऐसा लिखना है, ये मेरे दिमाग में नहीं आया कभी भी। इन कविताओं में भी देख लीजिए, स्कूटर को लेके मैं रास्ते पे जब जाती थी, 3 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक मैं स्कूटर पे रहती, बच्चों को यहाँ छोड़ना वहां छोड़ना। तो उस दौरान ना मेरे दिमाग में आता रहता था, जो दृश्य दिख रहे हैं वो अपने आप ही बंध जाते थे और वो कविता बन गया, कोई गीत बन गया, कोई कुछ बन गया। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने प्रयास किया था उसके लिए कि मुझे गीत लिखना है या ऐसा। चलिए, ऐसा है, आपका ये साक्षात्कार लेने से पहले मैंने थोड़ी खोजबीन की। मैं तुम्हारे ब्लॉग्स तक पहुंचा। मैंने देखा कि तुम्हारी इस पुस्तक पर किन किन लोगों ने टिप्पणियां की हैं, किन किन लोगों ने लिखा है। तो मेरी अभिव्यक्तियां करके तुम्हारा एक ब्लॉग है, और मेरे ख्याल से 2019 तक तुम उस पर एक्टिव थी। उसके बाद का समय तो फेसबुक ने ले लिया, तो शायद तुम ब्लॉग पर बहुत कम गई या नहीं जा पाई होगी। तो सबसे पहले मुझे तुम्हारी इस पुस्तक पर अणिमा दास, जो उड़ीसा से है, उनकी एक प्रतिक्रिया मुझे देखने को मिली। उसके बाद ताराचंद शर्मा ने भी आपकी इस पुस्तक पर अपने विचार लिखे, और मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने तो खैर जो लिखा वो तुम्हारी पुस्तक में शामिल है। एक मुझे बड़ी अच्छी कविता खोजने से मिली, वो कविता मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं, इसे पहचानना। हे पुरुष सुनो, हे पुरुष सुनो, तुम प्रेम कर फिर राम बन जाना। हे पुरुष सुनो, तुम प्रेम करना फिर राम बन जाना, कृष्ण बन जाना, बुद्ध बन जाना, कालिदास बन जाना। मैं तुम्हारे हर अवतार की सहचरी बन तुम्हारे पौरुष को
अपने सुकोमल प्रेमिल स्पर्श से वज्र सा पुरुषत्व गढ़ती रहूंगी, फिर तुम बेहिचक चले जाना। अद्भुत अंत है। फिर तुम बेहिचक चले जाना, अपने कर्तव्य पथ पर मैं बस चुप रहूंगी। ये कैसे लिखा है? अद्भुत कविता है। कैसे लिखा है सर? इस बीच बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे मैंने, चित्रलेखा पढ़ी थी, वैशाली की नगर वधु पढ़ी, और एक और क्या पढ़ा था, नाम नहीं याद आ रहा है, वो पढ़ा था। कोई बात नहीं। हाँ हाँ। तो उसने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया था। मैं उनमें जो आम्रपाली का चरित्र है, चित्रलेखा का चरित्र है, मैं उसमें जैसे बस गई थी, एकदम घुस गई थी उसके अंदर। और बुद्ध का चले जाना, बाकी राम और कृष्ण का के बारे में तो सुना ही है, पढ़ते हैं, और कविताओं में लोग लिखते ही रहते हैं उनको लेके, तो वो कहीं अंदर दस्तक दे गया था, तो वो कविता जन्मी। और रही बात ब्लॉग की, तो वो ब्लॉग आजकल मेरी डायरी जैसा हो गया है। मैं उसको अब बाहर प्रकाशित नहीं करती। शुरुआत में काफी मैंने उसको लिखा था, और बहुत नियमित तौर पे लिखा था, और ये ब्लॉग लिखने की प्रेरणा मुझे धीरेन्द्र सिंह जी ने ही दी थी। उन्होंने, जिससे जब अरे मेरी वाह। पहली बार ऑनलाइन पोर्टल पर ही जब मेरी मुलाकात उनसे जान पहचान हुई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत, सबसे ज्यादा जो मुझे प्रोत्साहन मिली है उनसे मिली है। वो जब हिंदी में लिखते थे, तब मैं घर गृहस्थी से थोड़ा सा शायद मुझे समय मिला था, और मैं इस तरीके से जाके देखी, तो वो हिंदी में टाइप करते थे, वो मुझे बहुत आकर्षित कर गया था। ठीक है, हिंदी में भी तब मैं रोमन में ही टाइप करती थी, मुझे नहीं आता था हिंदी में टाइप करना, और वो मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट करता था हिंदी में लिखना। तो उनको पढ़ा मैंने, उनसे फिर बात हुई, फिर मैं धीरे धीरे, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम वो जागरा जंक्शन बोल के एक वहां पे मेरा ब्लॉग बनवाया, और उन्होंने कहा नियमित तौर पर तुम एक विषय पे लिखो। तब मैं गद्य में लिखती थी, और मैं लिखती थी, और वो उस पे मुझे प्रतिक्रिया देते थे, वो मेरे लिए काफी उत्साहवर्धक होती थी। इस तरीके से शुरुआत हुई थी, पर जब मैं फेसबुक पर एकदम रेगुलर उस पे आ गई, तो वो सब छूट गया। फिर वहां पे मैं ऐसा काम करती थी कि जैसे कोई एक कविता जो मेरी अपनी बहुत प्रिय होती थी, जिसे मैं उतना पब्लिक नहीं करना चाहती थी, मैं उसको वहां पे जाकर रखती थी। ये कविता देखिए, मैंने वहां पे खोज लिया। मैंने जाके चोरों की तरह सेंध लगाई तुम्हारे ब्लॉग में, और तुम्हारे ब्लॉग से मैं ये कविता लेकर आया, और एक कविता और लेकर आया हूं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, अभी नहीं करूंगा। मेरा निवेदन ये है कि इस चर्चा के बीच में मैं तुम्हें एक अवसर दूं कि तुम अपने मन की कोई एक कविता पढ़ो। इस संग्रह से जो कविता तुम्हें बहुत पसंद है, उस कविता को तुम पढ़ो, ताकि हमारे दर्शक भी ये जान सकें कि कवित्री की पसंद क्या है। ठीक है सर। संग्रह तुम्हारे पास है, या जी नहीं, मैं संग्रह भिजवाऊं मेरे तुम्हारे पास पास? है सर, लेकर बैठी हूँ। हाँ तो इस संग्रह हाँ, की लेकर जो बैठी हो। मेरी जैसी कविता है, जो मुझे, हाँ हाँ। जो बेसिकली जिस तरीके से मैं अपना रचनात्मक काम करती हूँ, वो उस चीज की हम्म ऊर्जा मुझे कैसे मिलती है, वो हम्म। उस कविता में है। कविता का शीर्षक है मेरे मन का मधुमासी कोना। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़ो इसे। पढ़ती हूँ, सुनो। हम्म। जब से होश संभाला है, खुद को हम्म अनगिनत बेड़ियों में जकड़ा पाया है। घर की चार दीवारी हम्म के बाहर खुद को भूखी आंखों से घूरता पाया है। ऐसा भी नहीं कि इन चार दीवारियों में भी मेरा वजूद बहुत सुरक्षित रहा, घुटता रहा दम और कुछ ना कहा। पर घर के कोनों में छिपी गंध अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। उसको किसी कोने में बैठ अश्कों की धार से खो दिया जाता है। जिस्म में जान है तो जीने के बहाने बन ही जाते हैं। किसी दराज से उम्मीदों के उजाले दिल के कोनों में घर कर ही जाते हैं।
पाँव के तले जमीन जितनी पथरीली होती है, सपनों के आसमां उतने ही नर्म गलीचों से होते हैं। जहां धूप बदन को झुलसाती नहीं, पेड़ों पर पीली पात नजर आती नहीं, जहां नदियों में विद्रोह नहीं होता, फूलों में कुछ ले जाने का शोभ नहीं होता, वहां सब कुछ हरा भरा, सदा बसंती सजी हुई धरा। आह, मेरे मन का यह मधुमासी कोना, मुझे जिलाए रखता है ये सपन सलोना। जब जमीनी पत्थरों पे चलकर थक जाती हूँ, मैं दौड़कर अपने स्वप्निल कोने में छुप जाती हूँ। अपने जख्मों को नदिया के मीठे पानी से नहलाती हूँ, फिर कुछ देर तक किसी पेड़ की घनी छांव तले बैठ कुछ नए ख्याली गजरे बनाती हूँ। बड़े प्यार से उन्हें अपनी चोटी में फंसाती हूँ, उसकी खुशबू से लिपट कुछ पल वहीं सो जाती हूँ। एक नींद पूरी कर मैं वापस धरातल पर लौट आती हूँ और रोज के कामों में किसी मशीन से जुट जाती हूँ। बहुत ऐसे सुंदर, बहुत सुंदर। सही माने में मैं कहूँ, ये कविता तुम्हारी पूरी जीवनचर्या, कविता को महसूस करने का तरीका, तुम्हारी शब्द यात्रा, हर किसी का एक भरपूर पूरा चित्र अंकित करती है सुनने वाले के मन पे। बहुत सुंदर कविता। चलो, अब एक कविता मैं पढ़ता हूं तुम्हारे संग्रह से, जो मुझे पसंद आई। तुम्हारी बीज कविता भी छूंगा, लेकिन उसे तसल्ली से, जब 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 तुम अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाओगी, उसे तब छूंगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। एक कविता है तुम्हारी, अपराजिता की अभिलाषा, याद है? तो इस कविता को मैं पढ़ रहा हूं। मैं आत्माओं का संभोग चाहती हूँ, मैं आत्माओं का संभोग चाहती हूँ, वासनाओं के जंगलों को काट दैविक दूब के नरम बिछोने सजाना चाहती हूँ। करवाऊं श्रृंगार स्वयं का तुमसे, हर अंग को पुष्प सम सुरभित खिलाना चाहती हूँ। मैं आत्माओं का संभोग चाहती हूँ। अधरों की पंखुड़ियों पर सिहरती तुम्हारी मदमाती अंगुलियों की चहलकदमी चाहती हूँ। भोर की लाली लिए अंशुमाली से नैनों को तुम्हारी नयन झील में डुबोना चाहती हूँ। तन की अपराजिता बेल को सिहराते तुम्हारे उच्छ्वासों की बयार से अपनी बात को हिलाना चाहती हूँ। खिल उठेगा भग पुष्प भुजंगी पाश से, प्रीत का रस छोड़ देंगी पुष्प शिराएं, यह रसपान तुम्हें कराना चाहती हूँ। चहचहा उठेंगी खग विहग सी उत्कर्ष की अनुभूतियां, मैं आनंदोत्कर्ष का यह पर्व मनाना चाहती हूँ। भौतिकता का भंवर अब नहीं सुहाता, संतुष्टि की जलधि में ज्वार भाटा बन अपने चांद को छूना चाहती हूँ। मैं तुम संग आत्मिक संभोग चाहती। लिली हम लोगों ने पढ़ी है, मैं पढ़ता रहा हूं। ये कविता एक महत्वपूर्ण कविता है, महत्वपूर्ण कविता है, और मैं नहीं जानता इसको लिखते समय तुम्हारे मन में क्या रहा होगा। शब्दावली को थोड़ा सा हम डेयरिंग कह सकते हैं। आमतौर पे इस तरह की सीधी स्पष्ट शब्दावली प्रयोग करने से लोग बचते हैं, लेकिन तुमने इसका बड़ा अच्छा उपयोग किया है। मैं समझना ये चाहता हूं कि जो अर्थ हम लेते हैं, उसके अतिरिक्त भी क्या इसमें दूसरे वे अर्थ हैं जिन्हें हम समझ पाने में असमर्थ हैं, और जो तुमने समझा। सर, अब आपने चक्रव्यूह फैलाना शुरू कर दिया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में तो लाना पड़ता जी जी, समझ रही। है। बहुत शरारत में कविता लिखी थी ये वाली। हम्म। मतलब ये सोचिए कि किसी टेबल चेयर पे उस समय मैं नहीं बैठी थी, हम्म। मोबाइल लेकर
सुबह सो के उठी थी और हाथ में मोबाइल था, फेसबुक पे घूम रही थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, अब मुझे ठीक से अभी याद नहीं है। और अपराजिता का फूल मुझे दिखा था फेसबुक पर। बहुत सुंदर। उस फूल के बारे में मैंने पढ़ा था और मैंने वो जो भग पुष्प शब्द इस्तेमाल किया है उसको भी मैंने गूगल पे जाके उसके बारे में भी पढ़ा था, उस शब्द के मायने पढ़े थे। उन सबको लेके सर वो अचानक से वो कविता पता नहीं कैसे निकल के आई है बाहर। हाँ, जब मैंने लिखा था जो जो अर्थ लोग इसका लेते हैं वो अर्थ शायद मेरे दिमाग में तब नहीं था। जिस शब्द को मैंने संभोग शब्द को जो मैंने यूज किया है वो हो सकता है लोगों को अश्लील लगता हो, लेकिन उसके मायने मैंने डिफरेंट लिए थे। आत्मिक संभोग की जब मैं बात कर रही हूँ तो वहां जिस्मानी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहने का मौका तुम्हें देना चाहता हूँ कि इस बात को समझाओ हम। जिस्म वहां बिल्कुल भी नहीं है, वो एक ऐसी अनुभूति है। भोग संभोग मतलब दो द्वय होना आवश्यक है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द्वय मिलके जिस आत्मिक संतुष्टि की बात, मतलब जो आत्मिक संतुष्टि चाहते हैं उस सुखद अनुभूति को मैं महसूस करना चाहती हूँ। वो किस बिंदु पे कहाँ पे मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मन में एक इच्छा है। और वो सुखद पल या सुखद अनुभूति, दैवी अनुभूति जिस दिन हो जाती है शायद उस दिन ईश्वर मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। लेकिन होता यह है कि इन दिनों जो एक परिपाटी है, मैं देखता हूँ लोग कविताओं में शब्दों को खोजते हैं, अर्थ को नहीं खोजते। जी सर। जबकि होना ये चाहिए, हमें समग्रता में कविता में छुपे अर्थ को समझना चाहिए, हमें शब्दों पर लटक नहीं जाना चाहिए। जी सर। लेकिन इन दिनों एक बड़ी टेंडेंसी नजर आ रही है, लोग शब्दों की बिना पर किसी कविता को अश्लील करार दे देते हैं, किसी कविता के अन्यत्र अर्थ लेने लगते हैं, किसी कवि पर ये आक्षेप लगाने लगते हैं कि उसकी कविताओं में अश्लीलता है, जबकि कवि के मन में वो बात तो नहीं होती, कवि कुछ और कहना चाहता है। और दूसरी बात तुमने बहुत सही कहा, संभोग का अर्थ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं है, संभोग का अर्थ तो बहुत बड़ा है, व्यापक अर्थ है, जहां हम समता के धरातल पर आकर चीजों को एकीकृत करते हैं, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ शब्द रूढ़ हो गए हैं कुछ अर्थों के लिए। इसलिए इसलिए होता ये है कि हम जब भी कोई चीज सुनते हैं तो बेसिकली हम पहले उसे डिकोड करते हैं। डिकोडिंग में सबसे पहला जो कहना चाहिए सजेशन आता है सामने, वो वही आता है जो जो लोकप्रिय है, जो चलता हुआ है। तो हम गंभीर सजेशन तक नहीं पहुंच पाते। चलिए, बड़ा अच्छा हुआ, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात कही। अब हमें कौन सी कविता सुनाओ, या मैं कोई नया राज खोलूं, तब बात करोगी आगे? सर आप राज ही खोल दीजिए अब तो। चलिए, मैं राज ही खोल देता हूँ। मुझे ये भी पता लगा कि तुम बच्चों के लिए भी लिखती हो, और मुझे एक कविता तुम्हारी मिली, बाल कविता मिली मुझे, जो मुझे बहुत पसंद है। चलिए, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसके बाद बदले में तुम्हें मुझे एक अच्छी बाल कविता सुनाई। कविता है, फूलों में रंग है भरता कौन, फूलों में रंग है भरता कौन, क्यों रहता है चंदा मौन, चिड़ियों के नाम धरे किसने, आम को आम कहा जिसने, दही का जामन बना कैसे, आसमान यूं तना कैसे, सही गलत सब होता क्या है, वॉचमैन भी सोता क्या है, सोता है क्या, वॉचमैन भी सोता है क्या, रेल के संग क्यों चलता है सब, बोलो माँ भोलू उड़ता है कब,
हमको उलझाते जटिल सवाल, बाल हृदय के सुलभ इस बच्चों की कविता में आनंद आया, मुझे मुझे अच्छा लगा। देखिए, होता ये है, इस समय बहुआयामी होने का समय, और वैसे भी एक एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए लगातार एक ही विधा में एक ही तरह का लिखे जाना कठिन होता है। और अगर हम लगातार वैसा करते हैं तो हम अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, रेपिटिशन हो जाता है। मैं खुद कुछ दिन कविता लिखने के बाद कविता लिखना बिल्कुल बंद कर देता हूं, क्योंकि मुझे अपनी कविताओं को देख के लगता है ये सब तो मैं लिख चुका हूं, फिर मैं इसे क्यों लिख रहा। तो यहाँ एक रास्ता हमें मिलता है, अगर हम बाल कविता लिखें, हम बच्चों के लिए नाटक लिखें, हम बच्चों के लिए कुछ करें, तो थोड़ा सा ट्रैक अलग होता है। तो अपने अपने इस बच्चों के लिए लिखने वाले वाला जो तुम्हारा शौक है, क्रिएटिविटी है, उसके बारे में भी कुछ बताओ। क्या ये अपने बच्चों के लिए लिखा, कैसे लिखा? ये वाली कविता तो सर मतलब बेसिक से ये बच्चों अपने ही बच्चों से निकल कर आई है। वो छोटे वाले ने पूछा, मम्मी हम्म। दही जमती है तो ये जामन कैसे आता है? आप तो दही से ही निकालते हो, तो जामन कैसे बना होगा जिससे पहली बार जामुन दही कैसे से? बना होगा? तो इसलिए पर्टिकुलरली उस लाइन को मैंने ऐड किया। तो बच्चों वाली जो कविता है वो अपने बच्चों से ही निकल कर आई है, और बच्चों के संग मुझे बात करना, उनके साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। तो वो नहीं, उनकी मुझे इसमें बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि आसमान इस तरह से तना कैसे, बड़ी सुंदर बात है। जी सर। तो वही बच्चों के साथ जब आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी ही बातों में उनकी तरीके से ही जब घुल जाते हैं ना, तो उनकी बातों में ही हम्म। कविता बन जाती है। मेरी छोटी बहन है, उसकी छोटी वाली बेटी जो है वो मुझे कभी कभी अपनी कहानियां भेजती है कि मैं और मासी जंगल हम्म। में गए, दोनों हाथ पकड़ के जा रहे थे और फिर दोनों खो गए, कहानी खत्म। तो सोचिए, मैंने कहा वाह, देखो क्या इस तरह, ओपन एंड कहानी है। तो सर नहीं, इस तरह उन्हीं की कहानियां हम सबके जीवन में आती हैं। मुझे भी याद है, जब मेरी बेटियां छोटी थीं, अक्सर मैं उन्हें खाना खिलाते वक्त कहानी सुनाता था, क्योंकि वरना वो खाना खाती नहीं थी। अगला ग्रास अगर उनके मुंह में देना है तो उनको भटकाना पड़ेगा किसी कहानी में। कभी बंदर आता था, कभी बिल्ली आती थी, और जब वो बंदर बिल्ली के बारे में सोचने लगती थी, इतनी देर में उनके मुंह में खाना फूल चला दिया जाता जाता। था। तो ये सारे तरीके हम सब लोग इस्तेमाल करते रहे। अच्छा, ये बताओ, तुमने बच्चों के लिए कितनी कविताएं लिखी हैं? काफी कविताएं लिखी हैं? कि सर अभी तो मुझे कभी गिना नहीं है, बट हाँ है मेरे पास अच्छा स्टॉक है कविताओं का, बच्चों की कविताओं का। अभी 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 सुना सकती हो मुझे कोई एक हाँ कविता? हाँ, है एक तुम्हारे कविता। आसपास, ये खोज के लानी पड़ेगी? नहीं सर, खोज लिया आपने, जब बोला तो मैंने पहले ही खोज लिया। मैं मौका दे देता हूँ, मैं अभिमन्यु को भी मौका देता हूँ कि वो चक्रव्यूह में रहे, लेकिन अपने हथियार वथियार सब ठीक कर ले। चलो जी सुनाओ। सर। ये कविता है, अ, छोटे वाले की पैंट छोटी हो गई थी, यूनिफॉर्म वाली, उसकी लेंथ छोटी हो अच्छा, गई थी। और हम किसी तो वजह से उसकी यूनिफॉर्म लेने निकल जी। बना दी। तो उसके लिए हम्म। यूनिफॉर्म नहीं ला पाए हम्म। थे, और तो उसको उस दिन स्कूल में वो ऊंची निक्कर पहन के जानी पड़ी, तो काफी गुस्सा हो गया था। तो उस पर ये हम्म। कविता मैंने लिखी। घप्पू सुनाओ। घप्पू, घप्पू घप्पू, घप घप घप, मुंह फुलाए हम्म। बैठा हप, निक्कर छोटी हम्म। हो गई मेरी, नई सिला दो हम्म। झट झट झट, ऊंची ऊंची अरे वाह, दिखती है, हाँ। कक्षा की टोली हम्म। हंसती है, मैडम भी हम्म। से कहती अब, नई सिला ले हम्म। झट झट झट। वाह। माँ बोली सुन मेरे लाल, टेलर हम्म। अंकल ना दिखे थे कल, हम्म। आते ही सही करा दूंगी, आज पहन ले बस बस बस। हम्म। आज पहनकर जाता हूँ, आज पहनकर जाता हूँ, कमर के नीचे खसकाता हूँ, जो कल ना हम्म। निककर ठीक हुई, फिर ना मानूंगा कोई बात, चाहे लगा लो हम्म। जितनी डांट, पापा से तुम कह हम्म। दो आज, नहीं दिलाते छट छट छट। हम्म।
बहुत दैट्स सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मूलतः बहुआयामी होना चाहिए। कविता का अर्थ यही नहीं है कि हम प्रेम कविता लिखें या हमेशा हम अपनी सामाजिक समस्याओं को ही आगे बढ़ाते रहें कविताओं में। वैरायटी होनी चाहिए। और मैं सच बताऊं तुम्हें, बच्चों के लिए बहुत कम लेखन हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत जगह है। अगर आप बच्चों के लिए लिख सकते हैं तो सही माने में बड़ों के लिए हमें वक्त खराब नहीं करना चाहिए। दैट्स बच्चों के लिए खूब लिखना चाहिए। बच्चों के का लेखन बच्चों को नए संस्कार दे सकता है, अच्छे संस्कार दे सकता है। इस समय खास तौर पे जब किताब पढ़ने की आदतें लोगों की छूटी जा रही हैं, ऐसे में कविताओं को पढ़ना, उनकी वाचिक रूप में उनको बच्चों को उपलब्ध कराना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। चलो ऐसा है, अब तो तुम चक्रव्यूह में हो, तुम्हारी एक कविता मैं पढ़ के तुम्हें सुनाता हूँ और उसके बाद उससे जुड़े सवाल पूछता हूँ। सवालों के लिए तैयार? बड़ी करिश्माई चीज है और तुम्हारी कविता है जिसका विषय ही है मुझे विषय मत मुझे विषय मत बनाइए। अ, यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। बड़ी करिश्माई चीज है औरत, जिसे देखिए वह कहता है, जिसे देखिए वह लिखता है। हर कोई समझने की कोशिश करता, कोई उलझी कहता, कोई सुलझी कहता, कोई आंसू कहता, कोई मोती कहता, कोई अबला बताता, कोई शक्ति बताता। कहीं भोग्या, कहीं त्याज्या, कोई अस्तित्व को बचाए, कोई अस्तित्व को मिटाए। कहीं शेष, कहीं अवशेष। औरत, विषय, अशेष। बस एक विषय बनकर खड़ी, नित नई अभिव्यक्ति। मुंह उठाए बढ़ी, छोड़ दो ना उसे अपने हाल पर। इंसान समझो उसे, क्यों कसते हो बस कलम कागज की बिसात पर। सम्मान की गुहार नहीं, उसे सम्मान चाहिए। अपने वजूद का उचित स्थान चाहिए उसे। सहानुभूति की पुचकार नहीं, बस अपना आत्मसम्मान चाहिए। निवेदन मेरा यह आपसे, इंसान मैं भी हूं, मुझे विषय मत बनाइए। मेरे स्त्रैण को मेरा मानवीय गुण समझिए। इसे प्रतियोगिताओं, मोर्चों और दिवस की चर्चा मत बनाइए। उसे इंसान रहने दीजिए, उसे विषय मत बनाइए। बड़ी गंभीर बात है इन दिनों। अगर आपको कार बेचनी है तो उसके साथ औरत खड़ी कर देंगे। अगर आपको रेफ्रिजरेटर बेचना है तो चलो, रेफ्रिजरेटर तो फिर भी मान लिया कि घर में काम आता है, लेकिन स्त्री का बहुत बेहुदा तरीके से इस्तेमाल होता है। और तुमने बहुत सही जगह पर, सही निशाने पर तीर मारा है। हालांकि तुम चक्रव्यूह में हो, लेकिन तीर तुम्हारा मुझे लग रहा है। इसके बारे में क्या कहो? तो ये सब चीजें सोशल मीडिया पर आने के बाद जब मैं देखती थी, चारों तरफ वुमेन्स डे आ गया, तो महिला दिवस हम्म। है, मातृ दिवस है, बेटी दिवस है, ये दिवस वो दिवस, तमाम चीजें चलती रहती थी उस पे। जब वो दिवस पास आने लगते थे तो सभी लोग एकदम मातृ शक्ति को नमन करते दिखाई पड़ने लगे थे। तो बहुत अजीब लगता था। और जब इस आकर्षक यानी इस अद्भुत दुनिया से बाहर जब हम रियलिटी वाले उसमें जब जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सार्वजनिक जगहों पे जाते हैं, वो तो चलिए दूर की बात है, अपने घरों में ही कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको उस वो सम्मान, वो आदर जो उनको चाहिए होता है, वो ही नहीं मिलता। और हो सकता है जो अपने घर की स्त्रियों हम्म। को आदर नहीं कर रहे होते हैं, वही सोशल साइट पे जाकर मातृशक्ति को नमन और ये नमन और वो नमन ऐसे लिख रहे होते हैं। तो ये सब चीजें कचोटती हैं, अच्छी नहीं लगती। और कहीं ना कहीं इस बात को महिलाएं भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करने लगी हैं आजकल। उन्हें लगता है कि इस बात बिल्कुल। को उठाकर हम अपने आप को सशक्त दिखा सकते हैं। या पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आई उनका, उनकी ये जो लॉजिक होती है वो मुझे समझ में नहीं आती। इस ऐसे करने से उन्हें क्या मिलता है।
बट है सर, दोगलापन जो है वो दिखता है, और वही चीज मुझे कचोटती थी, तो मैंने ये कविता लिखी थी। आयोजनों में विषय बनाकर आप नारी पर 4 कविताएं बोलकर चले आएंगे, लेख लिख के चले आएंगे, उससे क्या मिलता है? व्यवहारिकता में क्या है? आप अपने वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। और उसकी शिक्षा आपको अपने परिवार से ही शुरू करनी पड़ेगी। आपके घर में आपके बच्चों को शुरू से ही बताना पड़ेगा कि देखो, ये केवल कहने भर की बात नहीं है कि आपको सम्मान करना है, ये करना, वो आपके अंदर होनी ही चाहिए। उसको आप उस तरीके का कंडक्ट अपने बच्चों के सामने करिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसको देखेंगे। उनको कहीं से पढ़ा के, किसी किताब से वो ज्ञान देने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम भी हम्म। फ्री है, मनुष्य है, मनुष्य समझे यदि तो सबसे बेहतर होगा। हम भी अपने हिसाब से जी पाएंगे, अपने हिसाब से रह पाएंगे, फिर हमें शायद मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें यहाँ जाना है, हमें सुरक्षित, हमें किसी की जरूरत है। नहीं ऐसा होगा। बट ये, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी सर। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और अच्छा किया तुमने इस तरह की चीजों पे कलम चलाई। इन सब बातों को लिखा ही जाना चाहिए। कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ेगा ही अगर हम लिखेंगे तो। दूसरी एक बात और बताऊं, जिस तरह से तुमने कहा कि फेसबुक पर भी कभी आज मातृ दिवस है, आज ये दिवस वो दिवस, तुम्हें याद होगा जब ये सोशल मीडिया हमारे बीच में नहीं था, उससे पहले जो कुछ आर्चीज जैसी कंपनियां होती थी, वे खास आज मौकों पे अपने कार्ड बेचने के लिए इस तरह के व्यापारिक तौर तरीके इस्तेमाल करते थे कि आज ये दिवस मनाया जाए तो कार्ड बिकेंगे, ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो ये सारी गतिविधियां पुराने जमाने से चली आ रही हैं। चलिए यार। और अब सोशल मीडिया में बल्कि बल्कि वो लोग पीछे रह गए हैं, अब उनके लिए सामान बेचना मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल अब है। अब उससे बड़ी कलाकारी आपके पास बिना पैसा खर्च किए उपलब्ध है। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। चलिए, ये स्पष्टीकरण भी मैंने तुमसे ले लिया। एक कविता कोई और अपनी पसंद की मुझे सुनाओ, जो तुम्हें रिप्रेजेंट करती हो, जो ऐसी कविता हो जो 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 तुम्हारा मन करे मुझे ये कविता जरूर सुनानी चाहिए। सुनाओ। एक और कविता है, हम्म। जो मुझे बहुत पसंद है। उसका शीर्षक है मेरी निराशाओं हम्म। के अंधकार। ये कविता जब मैंने हम्म। लिखी थी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद नहीं किया था, क्योंकि इसमें निराशा, अंधकार और इस तरह की बातें। बट मैंने इस चीज को फील किया है कि जब आप बहुत घोर निराशा में होते हैं, उस हम्म। उस पीरियड में आप, जो हम्म। आपके अपने आत्मा के साथ जो संवाद होते हैं, जिस तरीके की उथल पुथल आपके मन में मचती है, जिस तरीके से आप उस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, उस समय आप अपने आप को संबल प्रदान कर रहे होते हैं कि आप इस स्थिति जिससे आपको निराशा मिली है, उससे जूझने के लिए सशक्त होकर बाहर निकल कर आए। तो निराशाओं का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। हमेशा आशाएं ही रहें ये कोई बात नहीं होती है। तो निराशाओं का जो अस्तित्व है उसके बारे में सर ये मेरी कविता है कि मेरी निराशाओं के अंधकार। मन के पढ़ो, बिल्कुल आक, पढ़ो। मन के आकाश की ये अंधेरी रातें, हम्म। प्यार होने लगा है उनसे एक बार फिर। कितना उदार होता है इनका हृदय, ये छुपा लेती हैं मेरी पीड़ा, मेरी खुशी, मेरा विरोध, मेरा समर्पण, मेरी हम्म। जीत, मेरी हार, मेरा कुलुष, मेरे विकार, मेरा क्रोध, मेरी पुचकार, मेरी आशा, मेरी हताशा, मेरी जिजीवशा, मेरी कर्मनाशा, मेरे समग्र व्यक्तित्व को उड़ाकर अपनी स्याह चादर ले जाता है मुझे प्रकाश की हर उस सूक्ष्म किरण से परे, जो मुझे मेरी हार के स्मृति चिन्हों की झलक दिखलाते हैं। मेरी निराशा के ये अंधकार मेरे रीते हाथों के थाली से घेरे, जाओ, ले जाओ,
जाओ ले जाओ आशाओं की टिमटिमाती डिबरियां, मेरी महत्वाकांक्षाओं की प्रतिमा बहुत विशाल है, इस लुभुभाती सी लौ में पूरा दिखाई नहीं देंगी, जाओ ले जाओ। आज मेरा मैं जागा है, यह गौरी सा बहुत शांत सुंदर। नहीं, चंडी सा प्रलयकारी है। तिनके की ढाल से रोकने का प्रयास ना करो, जाओ। मुझे खुद में जलने दो, बहुत छला है स्वयं को, छल के उस छद्म को मुझे इस मोटी अंधेरी चादर से ढकने दो। शीतलता मिलती है मुझे इस अंधकार से, हल्के से प्रकाश की ऊष्मा भी अब सह नहीं। मुझे रहने दो मेरे अंधेरों में, यही मेरे सच्चे साथी हैं। हे मेरे आशाओं के प्रकाश, अभी तुम मेरे करीब ना आओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता है। आ, कई वर्ष में पढ़ा है, जब कभी तुमने दिया था तब भी मैंने पढ़ा था। उसके बाद ये बहुत दिन तक मैंने इसे संभाल के रखा, और आज जब ये मौका आया तो भी मैंने लगातार इसे पढ़ा है। बहुत सारी विविधताएं हैं इस संग्रह में। बहुत वैरायटी है तुम्हारी कविता में। लेकिन एक थोड़ा सा मैं कविता से तुम्हें थोड़ा सा दूर ले जा रहा हूँ, फिर लौट के कविता में लेके आऊंगा। अभी इन दिनों चर्चा है कि तुम कुछ लिलियापा कर रही हो। मैं तो तुम्हारे हंसने बोलने तौर तरीके, तुम्हारे नाटक करने वाली अंदाज और अदाओं को लिलियापा समझता था, लेकिन अब तो सुना जा रहा है कि वो लिलियापा प्रकाशित हो रहा है। भाई ये क्या है, जरा उस लिलियापे के बारे में बताओ। लिलियापा प्रकाशित हो चुका है सर, किताबें मेरे हो चुका है। हाथ में आ चुकी हैं, बट अभी मैं उस पर कुछ कर नहीं पाई हूँ, सारा बंडल बना रखा है। लिलियापा, हम्म। ये पता नहीं मेरे अंदर कितने टाइप की लिली है, मुझे नहीं पता सर। लिली की बहुत वैरायटी होती है भाई। मेरे 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 घर में गुलाबी रंग की लिली है, पीले रंग की लिली है, सफेद रंग की लिली है। तो ऐसी लिली तुम्हारे भी अंदर भी होंगी। शायद सर, पता नहीं। मेरा जो नाम है लिली, वो मेरे मम्मी पापा ने नहीं रखा था। मैं एक मिशनरी हॉस्पिटल में हुई थी, तो वहाँ की जो हेड हम्म। मेट्रन थी, उन्होंने मेरा नाम लिली रखा था। और उसके हम्म। बाद उस हॉस्पिटल का नाम बहुत सालों तक लिली लिटिल ब्रेडविल हॉस्पिटल रहा। जब अरे मैं वाह, 11th क्लास ब्यूटीफुल। में पढ़ने पापा का ट्रांसफर फिर फतेहपुर में हुआ था, तो मैं देखती थी स्कूल जाते वक्त, वो मुझे हॉस्पिटल का नाम दिखता था। तो पता नहीं हम्म। वो मैट्रन जो हॉस्पिटल की थी, उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने मेरा नाम लिली रख दिया, और वो लिली अब अपने अलग अलग रंगों में निकल रही है। सर, मेरे मन की शरारतें हैं। मैं अकेले जब काम करती हूँ ना, मेरा दिमाग चलता रहता है। कुछ भी देखती हूँ, गाना सुनते हुए काम करती हूँ, गाने की पंक्तियों में मुझे कुछ अपने हिसाब से कुछ अर्थ निकल आते हैं उसके। तो वो जब जब फेसबुक आ गया, तो वो मेरे लिए ना एक ऐसी जगह हो गई कि जहाँ पे मैं कुछ भी जाके लिख आती थी और मन की खुराफातें होती थी। तो लिलियापा उस टाइप की ही चीज है, मन की उछल कूद जो होती है। कुछ कभी कभी तो मैं नहीं, अपने आप। ये गद्य में है या पद्य में? ये क्या है, गद्य में है, पद्य में है, व्यंग है, क्या है ये? सर, गद्य कहूँ कि पद्य कहूँ, क्या कहूँ, इसको पता नहीं क्या है, पर हाँ, ये छोटे बस छोटे। लिलियापा है, ये ये बस सर बस लिलियापा लिलियापा है और कुछ नहीं। है। सर बहुत बस ये खूबसूरत। वही लिलियापा ही होता है। है कभी कभी, कभी कभी मन करता है कुछ भी लिखे, वो गद्य हो जाए तो पद्य हो जाए, तो गीत हो जाए, तो गजल हो जाए, तो जो हो जाए, बस हमें अपने मन की बात कहनी है। जी। तो मतलब मुझे लगता है और कि इसी बहुत। कहने को तुमने लिलियापा कह दिया। जी सर, मेरे नाम पे वो लिलियापा बड़ा सूट करा था, तो मुझे चलिए। लगा इसको लिलियापा कर हाँ, देते। सूट करता है, सूट करता है, सूट करता है, सूट करता है। सबके तुम्हारी नाम के हरकतों में साथ बहुत सर सारी रिलेट नहीं चले। बच्चों। हाँ, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारे तौर तरीकों में बहुत सारी बच्चों की झलक नजर आती है, इसलिए लिलियापा अपनी जगह पे ठीक बैठता है। चलिए, मैं तुम्हें बच्चों से निकाल के चक्रव्यूह में लेके आता हूँ, थोड़ा तुम्हें बड़ा कर, क्योंकि अब समय भागा जा रहा है, और मैं भागते भागते आखिरी अस्त्र तुम पर चला दे, तुम्हारी बीच कविता पढ़ रहा हूँ।
अतृप्ता संग्रह की बीज कविता, जिसने जिस कविता को लेकर तुमने इस संग्रह का नाम दिया, हे पौरुष सुनो, हे पौरुष सुनो, अपने दंभ के दंड पर गर्वीले आधिकारिक परचम को फहराकर मेरे अस्तित्व के धरातल पर उसे गाड़ कर अपनी विजय का हुंकार मत। एक बात सदैव याद रखना, एक बात सदैव याद रखना, मेरे वजूद पर अपने अधिकारों के परचम गाड़ लो तुम, पर एक निश्चित गहराई की पहुंच के बाद का धरातल बस मेरा है, और मेरे रसातल तक पहुंचने की क्षमता तुम्हारे इस अहंकार के परचमी दंड में नहीं, क्योंकि मेरी गहराइयों तक पहुंचने से तुम्हारे पौरुष का आकार कम होने लगेगा, तुम्हारा अहम आहत हो, यह तुम्हें कदापि स्वीकार्य नहीं होगा। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें आषाढ़ की वृष्टि मेघ बनना पड़ेगा, मुझे अपने प्रेमातिरेकित जल बिंदुओं से सिंचित करना होगा, मेरी सतह के हठीले बंद रोम छिद्रों को खोलना होगा, तब जाकर कहीं तुम रिसोगे मुझ में, नेह जल पहुंचेगा रसातल तक, तब पोषित होगा मेरा आत्म तुम्हारे प्रेम की अविरल प्रविष्टियों से, तब जाकर तृप्त होगी ये अतृप्ता युगों युगों की। बहुत अच्छी कविता है, लेकिन इसके बिंब भी अन्यत्र अर्थ भी संप्रेषित करते हैं। तो यहां आपको क्या कहना है, ये जरा मुझे आप बताइए। चक्रव्यूह में लिली। अच्छा लगता है सर कि मतलब कविताओं की यही जो खूबी होती है ना, मुझे बहुत पसंद आती है, इसीलिए शायद कविताओं पर ही मेरी कलम चलती है ज्यादा। ऐसा लगता है कि ओस की कोई बूंद है और उस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं और वो रंग बिरंगी होके अलग अलग तरफ से अपनी आभा बिखेरती फिरती हैं, कि मैंने कुछ लिखा और जब वो जनमानस तक पहुंची, प्रेषित हुई, तो वो पता नहीं कितने अर्थों में उन तक प्रेषित हुई। ऐसा कोई फिर भी इस कविता की बैकग्राउंड को लेकर कुछ कहना चाहूंगी? ये कविता किन परिस्थितियों में, किन संदर्भों में उतरी? स्त्री मन का रोष कह सकते हैं। कुछ ऐसा घटित अवश्य हुआ जिसको लेकर शायद पुरुष वर्ग पर एक क्रोध सा कटाक्ष करने का मन किया कि तुम कर लो अपना अधिकार, जमा लो जितना जमाना है। वो जो तुम्हारी गर्व की, अहंकार की, अहम की जो लाठी है, वो बस वहीं तक पहुंचेगी जहां तक मैं उसे पहुंचने दूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। सचमुच ये बात हर स्त्री को महसूस करनी चाहिए, नोट करनी चाहिए और इस पर ठहरना चाहिए। इतना ही अर्थ था, इसी भावभूमि को लेकर मैंने इस कविता को लिखा था कि एक जो मेरा कॉर्नर है, जो अंतर मन में जो मेरी एक जगह है, वो मैं अपने लिए सुरक्षित रखती हूँ। वहां तक पहुंचने का अधिकार बहुत सही। केवल उसी को मिलेगा जो मेरे जो हट है, मेरी जो मतलब जो भी है, मतलब मैं जो चीज चाहती हूँ वहां तक, जो मेरे एटीट्यूड को समझेगा, एटीट्यूड को समझेगा। बिल्कुल, मैं तो कर ही रही हूँ, मैं आपके हिसाब से सब कुछ कर रही हूँ, जो आप चाह रहे हैं मैं वो दे रही हूँ, लेकिन मुझे भी तो वो चाहिए जो मैं चाह रही हूँ। तो वो जो चीज है, वो कमरा ताला लगा के रहता है, वो खुलता नहीं है सबके लिए, इसलिए सर ये कविता मैंने लिखी। नहीं, बहुत सुंदर कविता है, और बीज कविता है इस संग्रह की। और सचमुच इस कविता को लेकर मैं तुमसे प्रश्न पूछना ही चाहता था, लेकिन तुमने बड़े अच्छे तरीके से अपने मन की बात कहा। शब्द कुछ और भी कह देते हैं, शब्द कई बार वह सब नहीं कह पाते जो कवि के मन में होता है।
बार बार हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। चलिए, मेरे ख्याल से हमने काफी बातचीत की है। मैं तुम्हें अब एक फ्री टाइम देता हूं, एक मौका देता हूं। तुम चाहे कोई लिलियापा करो या कविता सुनाओ, ये तुम्हारी एक रचना चलते चलते। अब तुम चक्रव्यूह से मुक्त हो। चक्रव्यूह को तुम्हें तोड़ना आ गया है, उसको तुम्हें खोलना आ गया है। तुम अभिमन्यु नहीं, तुम्हें लिलियापा करना आता है। तुम लिली बन के चक्रव्यूह से निकल गए। तो अब तुम स्वतंत्र हो, अपनी कोई भी बात, कोई भी कविता, कुछ भी कह। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूँ कि मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी, और जब से ये किताब आई है, ये पहली चर्चा है जिसपे मुझे कुछ कहने को मिला। नहीं तो लोग जिनको मैंने पुस्तक भेजी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे दी। मैं अपनी बात नहीं रख पाई कभी, और ये मुझे पहला मौका है कि मैं इस पर बोल रही हूँ। और आपने मुझसे बोला है कि मैं अपना एक फ्री टाइम मुझे दिया है, तो उसमें ये एक चीज है जो मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत उलझा के रखती है। एक संदेश भी मैं देना चाहती हूँ अपनी इस कविता के माध्यम से। कविता का शीर्षक है निष्कर्ष विहीन आत्म मंथन। तो ये जो टॉपिक है, इसको मैंने अपने लिलियापे में भी दिया है। वो थोड़ा हंसी मजाक व्यंग के तौर पर है। अब मुझे नहीं पता लोग उस तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये तो अब उनके ऊपर है। तो इसमें वेस्ट मैनेजमेंट, आप बना रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है, नव निर्माण हो रहा है, पुराना ध्वस्त हो रहा है, बट उस जो ध्वस्त हुआ है, उसके जो मलबे हैं, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं जो देखती हूँ, यहाँ से खोदा, यहाँ पे तो बना दिया आपने, बनाना था बिल्डिंग, आपने बना दी, पर वो जो मलबा था वो उठाकर ऐसे जगह जाके फेंक दिया कि भाई इसको तो फेंकना है, कहीं भी उठाओ फेंको। सीवर में डाल दिया, नहर में डाल दिया। हमारे जो बाईपास रोड पर नहर है, उस पर तो भगवान जाने क्या क्या है। बिल्कुल, हाँ, तुम्हारी नहर तो महान है, उसमें तो बहुत कुछ पड़ता है। तो वहां पे पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो आप उस कचरे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? वो कचरा कबाड़ है, मलबा है। वैसे ही सर वैचारिक कचरा, आपकी सोच का कचरा, उसका आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं? कोई आदमी आपके लिए नहीं आएगा आपकी इस वैचारिक कचरे को नियंत्रित करने के लिए। आपको उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होना है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप ये जो वैचारिक कचरा फैला रहे हैं, इससे समाज को क्या हानि हो सकती है। आपको ये समझना है, आपको जानना है, और अब आप इतने परिपक्व हो चुके हैं कि आप इस चीज को अपने आप समझें, किसी को कहना ना पड़े। यहाँ थूकिए मत, यहाँ यूरिन मत करिए, यहाँ पे पेपर मत फेंकिए। ये छोटे बच्चे थोड़ी हैं आपकी, आपको बताया जाएगा। आपको पता होना चाहिए डस्टबिन बने हैं, डस्टबिन तो टूटे पड़े हुए। तो खैर, इतना ज्ञान ना देकर मैं कविता पे आती हूँ। तो ये जो चीज है मुझे नहीं, बहुत, अब तो ज्ञान दे दिया, अब कविता कर दो। चलिए मैं कविता पर आती हूँ। तो ये जो मंथन है, ये मेरे दिमाग में जो बहुत पहले से है और अभी चलता ही रहता है। तो मैं कविता पढ़ती हूँ। दम घोटू काल कोठरी सा, एक कोना मन का, एक दरार सा झरोखा ही से निपोड़ता हुआ। इसे सर कटाक्ष भी कह सकते हैं आप। पढ़ती हूँ। दबी कुचली कुंठाएं, दबी कुचली कुंठाएं अपनी उखड़ी सांसों का मातम मनाती हुई, विद्रोह जैसे अभी भी बाकी है इस बेदम शरीर में। एक मास्क लगा दे कोई ऑक्सीजन का, तो थोड़ी देर और जी ले। जानती हैं कि इन कुंठाओं की नियति कुचल कर मसल जाना ही है, फिर भी सर पटक रही हैं। एक झरोखा खोज ही लेती हैं, और खोजना प्रकृति है। विकारों का जमावड़ा, स्व के लिए विस्फोटक, और विकारों का उद्गार समाज के लिए विकृतिकारक। क्या किया जाए? क्या किया जाए? स्व का सुधार या समाज का सुधार? चलो
चलो ऐसे विकृत मनोभावों का एक डंपिंग ग्राउंड बनाएं। अंतस के उस ही से निपोड़ते झरोखों के आमंत्रण को अपनाएं। कुछ सांसें तो खींच ली, बाह्य का आवरण अब मुस्कुराए, तनाव खींच कुछ हद तक शांति पाए। चलो अब समाज को सुधारने का अभियान चलाएं। मतलब ये कि आप कोना खोजते रहते हैं कि कचरा कहाँ फेंकें। डंपिंग ग्राउंड तो सर देखते होंगे गुड़गांव वाली और आरावली वाली रोड पर दिखता है, एक ओखला वाले पे। ऐसे ही सर डंपिंग ग्राउंड बन बन के एक दिन कचरों का पहाड़ बन जाएगा। पता नहीं किसका, आदमी सुधरेगा कि समाज सुधरेगा, पता नहीं क्या होगा। तो नहीं, ये चीज उस कचरे से तो शायद कभी रास्ता निकल जाए। उससे तो लोग कई बार सोचते हैं सड़कें बन सकती हैं, बिजली बन सकती हैं, कुछ और हो सकता है, एनर्जी क्रिएट हो सकती है। मूल समस्या हमारे मानसिक कचरे की है। इससे क्या होगा? पता नहीं क्या। मानसिक कचरे से मुक्ति एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न तुमने छोड़ा है तुम्हारी आज की इस चर्चा में, और मैं कहूंगा मानसिक कचरे की बात करना हमारी आज की उपलब्धि है। तुम्हारी इस कविता के माध्यम से एक बहुत बड़ा स्पष्ट सरल सा संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं कि हमें मानसिक कचरे से बचना चाहिए। बहुत सारी बातें जो हमें बुरी लगती हैं, बहुत सारी चीजें हम उन्हें सोचते रहते हैं, बार बार निकाल कर लाते हैं, बार बार उन्हीं को बैरियर की तरह खड़ा कर देते हैं, और इससे जीवन अवरुद्ध होता है। जीवन का अवरुद्ध होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। चलिए, मेरा ख्याल से हमने 1 घंटा बातचीत कर ली। अब हमें थोड़ा सा अपने दर्शकों पर भी रहम करना चाहिए। बड़ा अच्छा मौका रहा आज लिली से हमने बातचीत की आपके इस संग्रह अतृप्ता पर, और मैं समझता हूं ashutpurva.com इस तरह के आयोजन बार बार करेगा। मुझे भी बहुत आनंद आया तुमसे बातचीत करके। लगता है मुझे फिर मौका मिलेगा किसी और से किसी अच्छी बातचीत करने के लिए। तो ये हम सबके बीच में एक अच्छे जुड़ाव की शुरुआत है। सारे के सारे जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लिली भी धन्यवाद करेंगी। धन्यवाद बोलिए आप। मेरी तरफ से आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। और सर आपको विशेष तौर पे धन्यवाद। बहुत कंफर्टेबल थी, मैं बहुत डर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, बट बिल्कुल देखो, रिलैक्स मेरा होकर मैंने। मेरा 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 उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है उस व्यक्ति के मन में जो कुछ है उसे सामने आने का अवसर। मैं महसूस करता हूं कि मुझे तुम्हारे साथ किसी दूसरे कॉम्पिटिटर खिलाड़ी की तरह व्यवहार नहीं करना है। मुझे कोच की तरह व्यवहार करना है कि तुम अपनी बात अधिक से अधिक कह सको। और मैं समझता हूं यही अश्रुतपूर्वा के लिए सफलता का वाक्य बन सकता है, सफलता का सूत्र बन सकता है। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चर्चा में रुचि ली। बहुत सारे लोग इसे देख सुन रहे होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बंद कर दो। फेसबुक लाइव होंगे।